हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। अगर अभी तक बीएससी में आपने जो आपकी बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का जो सेकंड बुक है मैकेनिक्स, उसमें कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा है, तो ये जो वन शॉट वीडियो होने वाला है ये आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आज के ये वीडियो में हम पूरी ये किताब को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि ये सिर्फ वो सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ेंगे ये जो कि ये एग्ज़ाम में बार बार छपते हैं। बस इतना ही नहीं, हम सेलेक्टेड वो क्वेश्चन भी करेंगे ये बस जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं पिछले वर्ष। तो बस इतना ही, आप लोग इस वीडियो में जितना मैं बताऊंगी उतना आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और वही चीज़ रिवीजन करके ये जाइएगा एग्ज़ाम में ये, ताकि काफ़ी फालतू चीज़ ना पढ़ना पड़े, कम क्वेश्चन में ही ये स्मार्ट वर्क करे और अच्छा नंबर भी आ जाए। तो उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा अंत तक देखना होगा और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी काफ़ी सारी वीडियो हर सब्जेक्ट की मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ। और अपने दोस्तों में नहीं शेयर किए हुए हैं तो दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने बड़े या फिर छोटे ये क्लास के ये दीदी या भैया जो भी हैं उनको भी बताइए कि इस चैनल पे ये यहाँ पर आपको बीएससी के कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड किए जाती हैं, तो उनको भी शेयर कीजिए। ओके, तो इस चैनल के बारे में सभी लोगों से बताइए, क्योंकि ये हमारा न्यू चैनल स्टार्ट हुआ है। इस पर अगर सभी लोग आएंगे पढ़ने के लिए तो काफ़ी अच्छा लगेगा हमें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के क्लास को। तो सबसे पहले ये आप लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो एग्ज़ाम के लिए केवल उतने ही चैप्टर्स पढ़ने हैं जो कि ये बार बार रिपीट होते हैं, एग्जाम्स में ये बार बार आते हैं, बस उतने ही चैप्टर्स हम लोगों को करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वो 4 चैप्टर कौन कौन से हैं जिनसे हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरी क्लास में। तो सबसे पहले जो पहला चैप्टर है वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फोर्स इन 3 डायमेंशंस। ये चैप्टर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन लगते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, सेंट्रल ऑर्बिट। इससे आपके यानी कि डेफिनेशन भी पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। और वर्चुअल वर्क, इससे भी डेफिनेशन पूछी जाती है और क्वेश्चन एग्जाम में लगते हैं। फोर्थ चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले करेंगे कि फोर्स इन 3 डायमेंशंस। तो इसमें हमारे बेसिकली ये 2 टाइप्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जो कि फर्स्ट टाइप वो हमारा होता है, वो कैसा क्वेश्चन होता है, इसमें क्या कहेगा आपको, पहला जो है उसमें ये क्या कहता है कि रेडिकल या फिर ट्रांसवर्सल, ये सेकंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में आपको क्या कहेगा, कोई भी कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे एंड इक्वेशन दिया रहेगा, तो उसका आपका पाथ निकालना होगा, तो वो क्वेश्चन दिए रहेंगे। और यहाँ पर भी एक रेडिकल और ट्रांसवर्सल, एक मैंने अलग से चैप्टर ले लिया हुआ है लेकिन वो इसी में इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर्स। जो हमारा फर्स्ट यूनिट या चैप्टर कह लीजिए वो क्या है, आपके सेकंड पेपर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा सेकंड पेपर का नेम क्या है, मैकेनिक्स है, और फर्स्ट पेपर जो था हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो टोटल मिलाकर हमारा पेपर कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैकेनिक्स पेपर है। इसका जो फर्स्ट जो यूनिट है वो क्या है, ये देखिए, फोर्स इन 3 डायमेंशन। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्टेड हैं जो कि ये काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं, केवल वही क्वेश्चन ही आते हैं। सबसे पहले इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है ये इन सभी का डेफिनेशन। तो देखिए नल लाइंस क्या होती हैं, सबसे पहले तो यही आपसे पूछेगा कि नल लाइंस क्या होती हैं। तो नल लाइंस क्या होती हैं, नल लाइन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ अ फोर्स रेफर टू एनी ऑरिजिन और बेस पॉइंट ओ, यानी कि नल लाइन किसी भी सिस्टम की, वो किसी के सिस्टम ऑफ फोर्स की वो ऑरिजिन या फिर कह लीजिए पॉइंट होती है, आर दोज लाइंस अबाउट विच द मोमेंट ऑफ द सिस्टम वैनिसेस, जहाँ पर वो सिस्टम वैनिस करती है मोमेंट के लिए। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नल लाइंस कहते हैं। इसको आप लोगों को बेसिकली ये रटना पड़ेगा, कुछ यहाँ पर कुछ नहीं हम लोग कर सकते, क्योंकि देखिए अगर डेफिनेशन होती है उसको तो आपको एज इट इज लिख कर आना है, रटना ही होगा। क्योंकि अब देखिए सेकंड जो है आपका वो क्या होता है, नल प्लेन क्या होता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो दी प्लेन इन विच, एक प्लेन जिसमें आल नल लाइंस इज जस्ट या फिर लाई करती है, सभी ये नल लाइंस जो होती हैं वो लाई करती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, नल प्लेन कहा जाता है, या नल पॉइंट ऑफ दी नल पॉइंट ओ का, नल पॉइंट ओ का क्या कहा जाता है, प्लेन कहा जाता है। तो नल पॉइंट द पॉइंट ओ इटसेल्फ इज कॉल्ड नल पॉइंट। जो नल पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो खुद ही एक क्या होता है, इटसेल्फ इज
कॉल्ड नल पॉइंट. ओके, द पॉइंट ओ इज इट सेल्फ कॉल्ड नल पॉइंट. अब देखिएगा नोट, थोड़ा नोट क्या लिखा गया है यहाँ पर. द इक्वेशन टू नल प्लेन ऑफ अ गिवन पॉइंट ए बी सी रेफर टू एनी एक्सिस ए एक्स एक्स वाई ओ 0x 0y 0z. तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ये जो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे केवल यही एक फॉर्मूला लगेगा. तो यहाँ पर क्या है, एक्स एल माइनस बी जेड प्लस सी वाई प्लस वाई एम माइनस कोष्टक में होगा सी एक्स प्लस ए जेड कोष्टक क्लोज प्लस जेड इंटू कोष्टक एन माइनस ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम इज प्लस सी एन को ब्रैकेट में हम क्लोज्ड कर देंगे. यही हमारी पूरी ये क्या थी, फॉर्मूला थी. जब क्या दिया रहेगा, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा नल प्लेन का गिवन पॉइंट ए बी सी पर, और वो किसी एक्सिस के अलोंग क्या कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा, तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे. यही एक सवाल पूछा जाता है आपसे एग्जाम में. तो यहाँ से देखिए इसको इन द डिटर्मिनेंट फॉर वी कैन बी रिटर्न इज, हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी और एक्स वाई जेड. यहाँ पर कैपिटल में नहीं होगा, स्मॉल में होगा, क्योंकि ये एक्सिस को डेनोट कर रहा है, ये एलिमेंट्स यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को डेनोट कर रहा है. तो इज इक्वल टू है, ये इसके इक्वल हो जाएगा. तो एल एक्स माइनस ए प्लस एम वाई माइनस बी प्लस एन जेड माइनस सी, ये इक्वल हो जाएगा. ये दोनों चीज़ें आपको, ये दोनों में से एक ये वाला फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा. केवल यही वाला फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा. और ये डेफिनेशन आपको ज़रूर से पढ़ के जाने. ओके, यहाँ से देखिएगा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं कि स्क्रू क्या होता है. तो इफ़ अ बॉडी रोटेट अबाउट अ स्ट्रेट लाइन थ्रू, यानी कि जब कोई बॉडी है एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग रोटेट करती है थ्रू सम एंगल के साथ में, एंड एट दी सेम के टाइम मूव सम डिस्टेंस अलोंग दी लाइन, यानी कि सेम टाइम हो और सम डिस्टेंस हो अलोंग दी लाइन के अलोंग में, द बॉडी इज सेड टू बी स्क्रीव्ड अबाउट दी लाइन. तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी, स्क्रीव्ड हो जाएगी उस लाइन के अलोंग. एक्सिस ऑफ दी स्क्रू इज ऑफ्टन कॉल्ड अ स्क्रू, और उसी एक्सिस को क्या कहते हैं, हम क्या कह देते हैं, कॉल्ड अ स्क्रू कहते हैं. अब देखिएगा सेकंड डेफिनेशन, ये सभी डेफिनेशन है बेसिकली आपको लर्न ही करने होंगे. पीच क्या होता है, तो इफ दी बॉडी रोटेट्स थ्रू स्मॉल एंगल टू अबाउट दी एक्सिस एंड मूव्स एट दी सेम टाइम और डिस्टेंस dx along the axis, then the ratio dx upon dt is called the pitch of the screw. यानी स्क्रू का पिच किसको कहेंगे, ये जब उसका रेशियो dx upon dt के फॉर्म में हो. और यहाँ पर dx क्या है, या डिस्टेंस है along the axis. यहाँ पर क्या होगा, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है. जो स्क्रू में क्या होता था, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पर डिस्टेंस को हम लोग dx लेट कर लेंगे, मान लेंगे. यही दोनों में अंतर है. अब विंच क्या होता है, देखिएगा विंच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फोर्स एंड अ कपल ऑफ अ एक्सिस ऑफ द कपल coincides with the directions of the force. if r be the force and k couple, यानी कि r कोई हम लोगों ने फोर्स मान लिया हुआ है और k क्या मान लिया हुआ, कपल मान लिया हुआ है, then the ratio k upon r is called the pitch of the wrench. यानी कि यही हमारा मेन है. अगर हम r को क्या मान लिए, फोर्स मान लिए, और k को क्या मान ले, के को हम कपल मान लेते हैं, तो इनका के अपॉन आर का रेशियो ही क्या कहलाता है, पिच ऑफ दी वेंच, वेंच का पिच कहलाता है. तो देखिएगा एंड द सिंगल फोर्स आर इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ दी वेंच, और सिंगल आर जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ये कहलाता है. और एक और है, ये आता नहीं है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लर्न कर लीजिएगा, हो सके नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही डेफिनेशन लर्न कीजिएगा. 3 ये 2 उधर का, 5 डेफिनेशन आप लोगों के लिए काफ़ी है. ओके, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 1, बस केवल एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो कि यही क्वेश्चन बार बार कई फॉर्म में रिपीट किया जाता है आप लोगों से. तो देखिएगा, फाइंड द नल पॉइंट ऑफ द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 फॉर दी फोर्स सिस्टम एक्स वाई जेड एल एम एन. यानी कि आपका एक्सिस ये दे दिया गया है सिस्टम का, और यहाँ पर कोई भी प्लेन का इक्वेशन दे दिया गया है. अब इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है, ये शो करके दिखाना है. तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे एफ जी एच बी दी नल पॉइंट ऑफ दी प्लेन. क्या है, प्लेन का कोई भी नल पॉइंट है एफ जी एच, ये हम लोगों ने अपने आप से लेट कर लिया हुआ है. ओके, फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स, जब कोई भी एक्सिस हो जाता है तो नल पॉइंट का, तो हम एक्स प्लस वाई प्लस जो हमारा ये दिया हुआ है इक्वेशन, ये लेट करेंगे इक्वेशन 1. देन एफ जी एच लाइज ऑन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में लाई करेगा क्योंकि ये एक्सिस है और ये क्या है आपका इक्वेशन. तो यहाँ पर एफ प्लस जी प्लस एच इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर देखिएगा ये एक्सिस
आया था तो ये इक्वेशन आई थी। अब एफ जी एच हम लोगों ने लाइज कराया तो एफ प्लस जी प्लस एच प्लस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द नल प्लेन इज एट द पॉइंट एफ जी एच। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो यहाँ से देखिए एक्स एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई प्लस वाई एम एच एक्स प्लस एफ जेड। यहाँ पर एफ जी एच हम लोगों ने इस प्लेन पर माना हुआ है, जिस पॉइंट पर हम लोग लेंगे यहाँ पर वही पॉइंट डिनोट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एफ जी, यहाँ पर जी जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर जी। ये इक्वेशन आप लोगों को अभी मैंने बताया तो वो पूरा फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला है, इसको लर्न ही करना होगा। अब देखिए फॉर्मूले को हम लोग इक्वेशन 2 लेट कर लिए हुए हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमारा क्या फॉर्म बनेगा, यहाँ से देखिएगा इसका पूरा कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका यह देखिए इसका x है, यहाँ पर x है तो इसका कोफिशिएंट 1 और इसका है ये। तो l माइनस जी जेड प्लस एच वाई अपॉन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू दिस। ये भी सेम है तो यहाँ पर भी ऐसे ही, यहाँ पर भी सभी काम मिलाएंगे तो यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा लास्ट वाले का जो इक्वल में 0 है तो यहाँ पर इक्वल में 0 है तो यहाँ पर इक्वल में 0 हो जाएगा अपॉन में। जो कोफिशिएंट है फर्स्ट वाले का इसको अपॉन में लिखेंगे और जो सेकंड वाले का है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ से टैकिंग फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को लेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए तो फर्स्ट का मल्टीप्लाई इधर किए, इसका इधर किए, फर्स्ट 2 टर्म को इधर ये वाले टर्म को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई ये आ गया। अब या क्या करेंगे हम लोग, एल यहाँ पर देखिएगा, अब यम को हम लोग इधर साइड लेकर आएंगे ना, तो m को इधर साइड लेकर आएंगे और इस पूरी वैल्यू को हम इधर साइड लेकर जाएंगे। तो l डैश m हो जाएगा या फिर माइनस कह लीजिएगा, l माइनस m हो जाएगा, डैश नहीं माइनस ही होगा, l माइनस m हो जाएगा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस का एच एक्स प्लस का f, यहाँ पर एफ जेड प्लस का ये इधर का आएगा तो प्लस का जी जेड हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा तो एच वाई हो जाएगा। इसको आप लोग इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इसमें से हमें कॉमन मिल जाए। ओके, तो l माइनस m हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का एच एक्स हो जाएगा, माइनस का एच वाई हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखिए जेड कॉमन है ना तो जेड कॉमन ले लिए, f प्लस जी हो जाएगा। अब f प्लस जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का h लिख सकते हैं। ये भी आपका इक्वेशन जो दिया गया है उससे आया हुआ है, ये इक्वेशन से आया हुआ है, ये जो हम लोगों ने अभी ये वाले इक्वेशन से आया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा माइनस का एच एक्स माइनस एच वाई, अब यहाँ से देखिए इसका माइनस का एच आ गया, अब यहाँ से माइनस का एच एक्स माइनस का एच वाई माइनस का एच जेड। तो यहाँ से माइनस का एच हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचा। ये इक्वेशन हम लोग ए लेट कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स को लेकर चलेंगे, ये वाली और ये वाली, ये सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों टर्म्स को लेकर चलेंगे। तो देखिएगा क्या आता है। तो हम लोग जब लिए तो नाउ टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो m माइनस एच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे तो माइनस का एफ एक्स, यहाँ पर देखिएगा n को इधर साइड लेकर गए, ये वाली पूरी वैल्यू को इधर लेकर आए तो माइनस का एफ वाई हो जाएगा प्लस जी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एच एक्स ये वाला इधर आया प्लस का हो गया, ये इधर माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखिएगा एफ वाई माइनस का ये इधर ले लेंगे और इसको इन दोनों को इधर साइड ले लेंगे क्योंकि एक्स इसमें कॉमन है और प्लस का भी है तो इधर ले लिए, माइनस का एक साइड ले लिए। तो g प्लस एच इज इक्वल टू माइनस का f आएगा। ये भी इक्वेशन जो हम लोगों ने लेट किया हुआ था उसी से आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे, यहाँ से देखिएगा तो m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस का एफ वाई माइनस का एफ जेड माइनस का एफ एक्स, m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस का f आ जाएगा क्योंकि f तीनों में कॉमन है और y प्लस जेड प्लस एक्स आ जाएगा। ये इक्वेशन भी हम लोगों ने लेट किया हुआ है। अब देखिएगा इसके आगे क्या लेंगे हम लोग, अब फर्स्ट और थर्ड टर्म को हम लोग लेंगे तो क्या आएगा हम लोगों का, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी n माइनस एफ वाई प्लस जी एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस एल माइनस जी जेड प्लस एच वाई आ जाएगा। यहाँ से सिमिलरली हम लोग जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये यहाँ पर मिल जाएगी, सी इक्वेशन हो जाएगा। अब लेट कर लेंगे हम लोग क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन के लेट कर लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, जो इक्वेशन ए एल माइनस एम इज इक्वल टू माइनस का एच और इसकी जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे 1 अपॉन के। तो 1 अपॉन के हम लोगों ने पुट किया, फिर यहाँ से देखिएगा के का इधर मल्टीप्लाई हो गया तो के एल माइनस एम हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का एच हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल एम माइनस एल हो जाएगा क्योंकि अगर एम को हम लोग इधर लेकर आए हैं तो माइनस हम लोग कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन बी से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो m माइनस एन इज इक्वल टू माइनस का f। अब इसकी जगह पर हम लोग 1 अपॉन के पुट करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे k का, तो ये आ जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरीके से हम लोग n माइनस एल भी निकाल लेंगे इक्वेशन सी से जो हमारा था।
तो सेम ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, वेयर जहाँ पर आपका k इज इक्वल टू 1/x+g+z, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें दिखाना था। ओके, तो देखिएगा अब यहाँ से देखिएगा द नल पॉइंट एफ जी एच, ये हमने नल पॉइंट माना था, इज इक्वल टू वो किसके इक्वल होगा, एफ जो है वो के एन माइनस एम के है, और जी जो है वो किसके इक्वल है, के एल माइनस जी का जो वैल्यू है वो निकाला गया है इतना, और एच का वैल्यू इतना निकाला गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक थ्योरम भी पूछी जाती है, जो कि हम अगर ये थ्योरम पूछ भी ली गई तो आप लोग उसी तरीके से करेंगे जो अभी किए हैं, जो अभी हमने बताया ना, इसी तरीके से सिमिलरली ये करेंगे। सेम ऐसे ही करेंगे, जहाँ पर आपका एक्स माइनस एफ एल है तो वहाँ पर आप लोग एल एम एन पुट करेंगे। तो टू फाइंड द कंडीशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिस, यही आपकी थ्योरम है। ये पूछ ली जाती है कभी कभी, अगर पूछ ली गई है तो यही वाला कर दीजिएगा, आपका कोई भी नंबर नहीं कटने वाला है, सेम मिलेगा नंबर। आई होप इतना चीज़ें क्लियर हुई। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, बस इतना ही इसमें करना है आप लोगों को। इसमें से इतना ही पूछा ही जाएगा, इतने ही सवाल ही पूछे। कोई सा भी सवाल पूछता है ना इस टाइप का, तो ये जान लीजिएगा कि जो अभी एक मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, यही सिमिलर क्वेश्चन आपको छाप के आना है। बस यही काम करना है, इसको रट लीजिए, चाहे जो मन तो कर लीजिए, यही सेम क्वेश्चन आपको छाप कर आना है एग्जाम में, चाहे इस चैप्टर से जो भी, यानी कि अगर पॉइंट दिया हो और इक्वेशन दिया हो का, तो हमें क्या करना है, यही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो अभी मैंने कराया हुआ है, नल पॉइंट अगर दिया हो। चलिए अब हम लोग सेकेंड चैप्टर करेंगे इसी वीडियो में इसकी ओर। अब देखिए इसी जो आपका चैप्टर है फोर्स इन 3 डायमेंशंस, इसी में हम लोग, ये मैंने अलग से चैप्टर लिख दिया हुआ है, लेकिन ये जो टॉपिक है आपका ना, ये इसी में है, यानी कि 1 चैप्टर जो आपका अभी है फोर्स इन 3 डायमेंशंस, इसी चैप्टर में ये टॉपिक है। तो रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछा जाता है निकालने के लिए एग्जाम्स में। तो ये टॉपिक अल्टरनेटेड पूछा जाता है, यानी कि एक ईयर पूछा जाता है, फिर सेकेंड ईयर नहीं पूछा जाता है, या फिर शॉर्ट में दे देता है। तो इससे बेसिकली ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, शॉर्ट टाइप का बनेगा या फिर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो चांस ज़्यादा है कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बने। तो इसमें जो लर्निंग पॉइंट है वो टोटल आपके 4 फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करने होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, तो रेडिकल वेलोसिटी से हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। यानी कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी पोजीशन को टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो हमारी ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पर रेडिकल है, यानी कि इसको हम आर डॉट हम लोग कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर रेडिकल से पढ़ते हैं हम लोग, आर डॉट या आर रेडिकल आप लोग कह सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आर रेडिकल के। सेकंड जो है वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हम लोग वी थीटा से डिनोट करते हैं। जो थीटा होगा वो टी के टाइम में डिफरेंशिएट होगा, और आर से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू वो आर थीटा रेडिकल हो जाएगा, फिर थीटा डॉट आप लोग कह लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, रेडिकल एक्सेलरेशन है, ए आर इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर कोष्टक में क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी होल ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू आर डबल रेडिकल या फिर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये पूरी ये वैल्यू आपको फॉर्मूला याद रखनी है, या फिर ये, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये रखना है याद। फिर फोर्थ फॉर्मूला है जो आपका वो क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ए थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये 4 फॉर्मूले ऐसे हैं स्टूडेंट जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, या फिर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तो वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा, और डायरेक्ट इन सभी का यूज़ भी हम लोग क्वेश्चंस लगाते समय करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसे पुटअप किया जाता है। तो देखिए पहले तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हाँ कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हमें 1 टाइप के क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए थे, जो कि ये कुछ भी दिया रहेगा, मैंने बताया था कि केवल वही क्वेश्चन करके आना है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी निकालने के लिए कहेगा, या फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहेगा। पहचानेंगे कैसे आप लोग कि हाँ ये इस चैप्टर का है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डायरेक्ट आपसे रेडिकल या ट्रांसवर्सल का मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये यहाँ का क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन देखिए क्या पुटअप हुआ, A 1 +
cos theta such that its angular velocity is constant. angular velocity को हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे. या find its radical and transverse components of acceleration, यानी कि रेडिकल और ट्रांसवर्स जो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है. तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया है. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी ये दिया हुआ है आर की वैल्यू, कोई भी क्वेश्चन दी हुई है, वहाँ से इसकी ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है यानी कि ओमेगा. तो फाइंड हमें क्या करना है, दिस एक्सेलरेशन. तो गिवन पार्ट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे. तो गिवन दैट इक्वेशन ऑफ दी पाथ का इक्वेशन आपका दिया गया है. क्या दिया गया है, r इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा. इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे. एंड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी जो दी गई है वो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा दी गई है गिवन क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन में से हम लोगों ने लिया हुआ है. तो कांस्टेंट है, इक्वेशन 2 लेट कर लेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे वो आगे देखते हैं. तो यहाँ से देखिएगा 6 ओमेगा इज दी कांस्टेंट, देन तब डिफ्रेंशिएटिंग इट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टी गिव 0. यानी कि जब हमारा थीटा क्या है, ओमेगा क्या है, 0 है आपका और ओमेगा 0 है, तो इसका डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा. क्योंकि ये ओमेगा एक कांस्टेंट वैल्यू है ओमेगा की भी, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी ये कितना दिया गया है आपका, ऑलरेडी क्या दिया गया है, ओमेगा के इक्वल दिया गया है. अब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो ओमेगा यानी कांस्टेंट और वो कांस्टेंट 0 हो जाएगा. ओके, यहाँ पर स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, फाइंड दी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या है, आर इज इक्वल टू ए प्लस ए कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा. अब इसका क्या करेंगे, टी के टाइम में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो डी आर अपॉन डी टी, ये डी आर आर की वैल्यू लिख देंगे या देन डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो यहाँ पर ए का डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में एंड ए कॉस थीटा का करेंगे. तो 0 प्लस ए माइनस का साइन थीटा आ जाएगा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा. सिंपल डेरिवेशन है. तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का ए साइन थीटा ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा. यहाँ पर आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं implies that d theta upon dt is equal to omega by according to the question. ओके, तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड हम लोगों ने लेट किया. स्टेप सेकंड क्या है, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी. अब इसी को हम इक्वेशन थर्ड को ही क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे. तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा, ओमेगा है डब्ल्यू ना समझिएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी. ओके, तो यहाँ से डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा. अब यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा है. इक्वेशन 4 इसको लेट कर लेंगे ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक बार और ओमेगा, ओमेगा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. नाउ स्टेप थर्ड क्या है आपका, कैलकुलेट द रेडिकल एक्सेलरेशन. अब हम लोग रेडिकल एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो रेडिकल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए आर इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी होता है. इसीलिए हम लोगों ने इसका भी डेरिवेटिव सेकंड टाइम निकाला था और ये वाली वैल्यू भी निकाली थी. तो यहाँ से देखेंगे हम लोग ए आर इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कहाँ से, यहाँ से हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और आर की वैल्यू पुट करेंगे. या देन यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, ये है देखिए, यहाँ से आर की वैल्यू को पुट करेंगे ये, और डी थीटा अपॉन डी टी को हम लोग ओमेगा के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि ये ओमेगा के इक्वल है. तो सभी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन क्या मिलेगा वो देखते हैं. तो यहाँ से देखिएगा ए आर इज इक्वल टू डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर. ये आपका क्या था, रेडिकल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था. तो यहाँ पर अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे. तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का आर की वैल्यू क्या थी, ये ए ब्रैकेट क्या थी, 1 प्लस कॉस थीटा थी ये, और यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी, ये ओमेगा थी, और इसका होल ऑफ द स्क्वायर, तो होल ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा. अब ए आर, अब यहाँ से देखिएगा ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा. पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ए आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ए ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस थीटा है. ये क्या आपका हो जाएगा, टोटल रेडिकल एक्सेलरेशन हो जाएगा.
अब स्टेप 4 क्या करेंगे, ये कैलकुलेट ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, क्योंकि यही दोनों हमें फाइंड आउट करने थे, रेडिकल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडिकल हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को ए थीटा से डिनोट करते हैं। देन फॉर्मूला क्या होता है, तो ए थीटा इज इक्वल टू आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी ए होता है और डी थीटा अपॉन डी टी ए हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वैल्यूज़ को। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करे थे डी थीटा को, तो ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी क्या था, ओमेगा, और इसका सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट तो 0 आ गया था। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यहाँ पर +2, और यहाँ से डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ओमेगा हो जाएगी। इसको पूरा करेंगे तो ए थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2a, ये पूरी 0 हो जाएगी, माइनस की 2a ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा। ये ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है। यही आपका टोटल क्या था, क्वेश्चन गिवन था, जिसको हमें सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। देखिए कितना सिंपल स्टूडेंट क्वेश्चन था ये। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, केवल जो भी आपका फॉर्मूला लर्न है तो उसी हिसाब से आप लोग वैल्यू निकाल लीजिए सभी चीज़ों की, क्योंकि ये पाथ का इक्वेशन दिया ही है और आपको टी टाइम डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम में। देन आपका कांस्टेंट वैल्यू भी दिया है। इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, रेडिकल एंड ट्रांसवर्सल। अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाकर उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर वेलोसिटी ये दिया हुआ है तो वेलोसिटी की फॉर्मूला लगाकर उसकी वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो वैल्यू हम लोगों को निकाली गई है तो वहाँ से हम लोगों का आ जाएगा आंसर। अब मैंने एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व कराया ना, आप लोग यही सेम क्वेश्चन को वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर देखिएगा कि वेलोसिटी के लिए क्या आता है। रेडिकल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी है। बस यहाँ पर जो हमने ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया हुआ है, यहाँ पर आप सभी ये वेलोसिटी है रेडिकल एंड वेलोसिटी है ट्रांसवर्स का फॉर्मूला लगाइएगा। ओके, तो ये करिएगा। देन आप चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस ऐसे, मतलब इस चैप्टर में 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। एक वेलोसिटी ये पूछा जाता है, एक तो आपका एक्सेलरेशन पूछा जाता है, और एक क्या किया जाता है, फाइंड द पाथ ऑफ पार्टिकल, यानी कि पाथ पूछा जाता है। किसी भी पार्टिकल का पाथ क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो देखेंगे हम लोग। तो देखिए जो क्वेश्चन मैं लेकर आई हुई हूँ ना, बस उतना ही आप लोग सॉल्व करके चले जाइएगा। एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही पूछेंगे, तो सेम टू सेम यही उतार कर आपको चले आना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये ज़्यादा के चक्कर में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है क्लास में नोट डाउन करिए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए। पूरी की पूरी क्वेश्चन को एक बार पूरी वीडियो देखिए आप लोग। देन उसके बाद आप लोग अपने से एक बार पढ़िए, फिर एक बार पढ़िए। उतने में तो आप लोग स्मार्ट हो जाएंगे एकदम से, और पेपर में जाएंगे ना, बैठेंगे ना, तो वही क्वेश्चन छपने वाले हैं, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन छपने वाले हैं सेम टू सेम। ये तो आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हाँ ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चन लगाए हुए हैं, हल्का फुल्का मुझे आ रहा है, तो ये सभी उसमें जाकर छाप देना है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ के जाना है, बस इतना ही। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, नोट हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि नोट हम लोगों का क्या कह रहा है। तो वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर मींस रेडिकल वेलोसिटी, यानी कि रेडिकल वेलोसिटी किसे कहते हैं, यदि किसी पाथ की किसी पार्टिकल की वेलोसिटी ये अलोंग है उसके रेडियस के, तो हम लोग उसको रेडिकल वेलोसिटी कहेंगे। और यही ये वेलोसिटी ये परपेंडिकुलर हो जाए उसके, तो हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहेंगे। सिंपल सी बात थी। मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, सो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो द वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, यानी कि रेडियस वेक्टर के क्या है, अलोंग एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन आर। देखिए फिक्स्ड ओरिजिन हमें क्या क्या दिया गया है, लैम्डा आर, एंड
इस ओरिजिन के इक्वल है, फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल। अब देखिए यही से हमें मालूम चल क्या रहा है, पहले इतना तो जानते रहेंगे तब ना मालूम कर पाएंगे कि हाँ आखिर कैसे मालूम चला कि हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले क्या होता है, अभी मैंने नोट में लिखवाया हुआ है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन में उठाइए आप लोग वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग हो या फिर परपेंडिकुलर हो टू दी रेडियस के। जब किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो अलोंग होती है रेडियस के, पहले अलोंग देखिए, अलोंग होती है रेडियस वेक्टर के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, dr/dt से डिनोट करते हैं। एंड जब कोई भी पार्टिकल की वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी रेडियस वेक्टर के, तो वो क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाएगी, जिसको हम लोग dθ/dt से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर इंटू भी लगता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकल वेलोसिटी। आगे ना क्लियर समझ में। तो यही दोनों हमें समझना था, क्वेश्चन में यही दोनों देखिए गिवन है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अ फिक्स्ड ओरिजिन dr, यहाँ पर लैम्डा dr दिया हुआ है, एंड म्यू थीटा ये इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी, यही दोनों दिया हुआ है, और इक्वेशन आपका पाथ का इक्वेशन पूछ रहा है। तो देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो जो गिवन है वो लिखते हैं। तो फर्स्ट रेडिकल वेलोसिटी dr/dt इज इक्वल टू लैम्डा r, इक्वेशन 1, एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी r इंटू dθ/dt इज इक्वल टू म्यू थीटा, इक्वेशन 2, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कॉन्स्टेंट। स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, टू फाइंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल वी नीडेड एन इक्वेशन कंटेनिंग ओनली आर एंड थीटा वी मस्ट एलिमिनेट। यानी कि अब देखिएगा, जब कोई भी पाथ हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो पाथ भी तो ट्रांसवर्स और रेडिकल के फॉर्म में ही तो होना चाहिए ना, वो टी के फॉर्म में थोड़ी ना होता है। किसी भी इक्वेशन का जो पाथ होता है, देखिए अभी दिया गया था ना आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वो डायरेक्ट दे दिया गया था आर इज इक्वल टू दिस, यानी कि r इज इक्वल टू क्या दिया गया था, a1 प्लस कॉस थीटा, वो r और थीटा के फॉर्म में ही तो था। तो इसीलिए पाथ जो होता है ना, पाथ का इक्वेशन वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, r और थीटा के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए मुझे एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें केवल r और थीटा हो, टी ना हो। टी को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कि हटाना है। तो टी को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं, तो टी से कट जाएगा, केवल आर और थीटा बच जाएंगे। तो यही करने वाले हैं हम, देखिएगा। तो डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, तो फर्स्ट को हम सेकेंड द्वारा क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो dr/dt ये फर्स्ट था, अपॉन r इंटू dθ/dt इज इक्वल टू लैम्डा r/म्यू थीटा, यही हमारा इक्वेशन था जिसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो dr/dt इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, dt/dθ 1/r इज इक्वल टू लैम्डा r/म्यू थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा dt ये कट जाएगा, तो 1/r बचेगा, dr यहाँ से बच जाएगा, dθ यहाँ से बच जाएगा, अपॉन में आ जाएगी, इज इक्वल टू लैम्डा r/म्यू थीटा हो जाएगी। यही हमें एक इक्वेशन मिल गई है जो कि ये r और थीटा के फॉर्म में है, यहाँ पर t वगैरह नहीं है। तो क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो पहले हम लोग इधर लेकर आएंगे, इस r को हम लोग, अब r को एक साइड कर लेते हैं और थीटा वाली टर्म को एक साइड कर लेते हैं। तो r को हम लोग इधर करेंगे और थीटा को इधर करेंगे। तो r को हम लोग इधर लेकर चले आए तो इसके अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, तो 1/r इंटू आर हो जाएगा, dr हो जाएगी यहाँ से, और d थीटा को इधर लेकर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर थीटा वाली टर्म है। तो लैम्डा अपॉन, यहाँ से लैम्डा बचेगा ही, म्यू हो जाएगा 1/, इस ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा 1/थीटा, सॉरी थीटा यहाँ पर है तो डी थीटा इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डी क्योंकि यहाँ पर अपॉन में है तो डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/r² dr इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू 1/थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन 1/r² dr इज इक्वल टू ये जो कॉन्स्टेंट हम है इसको बाहर लेते हैं, देन 1/थीटा का हम इंटीग्रेट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखिएगा इंटीग्रेशन आप लोगों को भली भांति आता होगा, तो डी इधर लेकर ऊपर लेकर जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, एंड -2 क्या होता है,
तो 2+1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन माइनस का अपॉन में होता है क्या, यही ये टर्म जो पावर में होती है वो अपॉन में भी आती है, इज इक्वल टू यहाँ से 1/थीटा की वैल्यू क्या होती है लॉग थीटा, यानी कि 1/x की वैल्यू क्या होती है लॉग x। यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म जुड़ेगा जो कि हम लोगों ने सी लेट कर लिया हुआ है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/r आ जाएगा, इज इक्वल टू λ/μ log थीटा प्लस सी हो जाएगा 1/r। इस ये माइनस को इधर हम दे देते हैं, तो माइनस का λ/μ log थीटा माइनस ये प्लस है, तो माइनस जब मल्टीप्लाई किए इधर से तो ये क्या हो जाएगा माइनस का सी हो जाएगा। कंप्लीट। अब ये आंसर यहीं पर आपका ख़त्म होता है, लेकिन एक फॉर्म और दिया रहता है। अगर प्रूव करने के लिए यही क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए इस फॉर्म का दिया होता है, तो आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वी कैन सब्स्टिट्यूट माइनस सी को हम लोग किस फॉर्म में, और विद द न्यू कांस्टेंट से C1, यानी कि हम माइनस सी को एक नए कांस्टेंट के टर्म में हम डेनोट कर सकते हैं C1। तो 1/r इज इक्वल टू C1, यहाँ से हम लोग प्लस का C1 हो जाएगा, तो आगे लिख सकते हैं माइनस का λ/μ log थीटा, ये इज इट इज हो जाएगा। तो यही क्या है, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो यही था, आपको यही प्रूफ करना था, यही सॉल्व करना था। यही 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक मैंने इससे पहले बताया हुआ है, वो 3 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में पूरे पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को तो अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये रेडिकल वाला हमेशा आता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पर। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है हमारा, सेंट्रल ऑर्बिटल, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। सो गाइस थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए एंड पानी वगैरह पी लीजिए, देन अगेन बैठिए सेकेंड चैप्टर करने के लिए। तो यहाँ से देखिएगा ये स्टूडेंट्स, जो आपका सेकेंड चैप्टर है वो क्या है आपका, ये मैंने अपनी तरफ से सेकंड चैप्टर लेट किया हुआ है, और अदर यानी बुक वगैरह में आपका 3rd चैप्टर होगा या 4th, तो उससे मतलब नहीं है। हम लोग केवल 4 चैप्टर करने वाले हैं, तो उससे हम लोग मतलब रखेंगे। तो चैप्टर जो है वो है सेंट्रल ऑर्बिट्स है। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन आपका क्या पूछा जाता है, सेंट्रल फोर्स, यानी कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, तो यही सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। तो a force whose line of action always passes through a fixed point is called central force, यानी कि ये एक फोर्स ऐसा हो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि कोई भी लाइन ऑफ एक्सिस जो हो एक हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से पास होती हो, तो उसे ही उस हम फोर्स को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। द फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज द सेंटर ऑफ फोर्स, और उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो यही सिंपल सी डेफिनेशन थी। एक डेफिनेशन सेंट्रल ऑर्बिट की है, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आप लोग लर्न रखेंगे। तो अ सेंट्रल, वेरी शॉर्ट में ये सभी पूछा जाता है। तो अ सेंट्रल ऑर्बिट इज द पाथ डिस्क्राइब by a particle moving under the action of a central force, यानी किसी भी सेंट्रल फोर्स के अंडर में एक मूविंग पार्टिकल को डिस्क्राइब किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। ओके, सेंट्रल ऑर्बिट किसे कहते हैं कि एक सेंट्रल ऑर्बिट इज द पाथ डिस्क्राइब, क्या होता है, सेंट्रल ऑर्बिट एक पाथ होता है जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, अ पार्टिकल मूविंग अंडर एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स के अंडर में क्या कर रहा होगा, एक्शन कर रहा होगा। तो एग्जाम्पल में देखिए, द मोशन ऑफ अ प्लैनेट अबाउट द सन इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रल ऑर्बिट, यानी कि जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड, यानी कि ये सन हो गया आपका, यहाँ पर प्लैनेट क्या कर रहे होंगे, रिवोल्यूशन कर रहे होंगे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। इस ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट कहते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस हैं वो हम लोग देखते हैं। तो ये देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, फाइंड लॉ ऑफ फोर्स। फोर्स निकालने के लिए 2 फॉर्मूले आप लोगों को लर्न ही रखने होंगे। P इज इक्वल टू h² म्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में u प्लस, ये म्यू नहीं u है, प्लस d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ये कैसा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोलर फॉर्म में इक्वेशन कहेंगे, यानी कि
पी और थीटा के फॉर्म में जहाँ पर भी पी और थीटा डेनोट हो वो कैसा फॉर्म हो जाएगा आपका, पोलर फॉर्म हो जाएगा। और जहाँ पर पी और आर फॉर्म में डेनोट हो तो वो पैरेलल फॉर्म हो जाएगा। तो पैरेलल फॉर्म में इक्वेशन हमें p इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी 3 डी पी अपॉन डी आर, ये हमें याद रखना है। आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/म्यू लिख सकते हैं और 1/यू लिख सकते हैं, एंड यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/आर लिख सकते हैं। यही दो आपकी सिंपल सी फॉर्मूला थी जो आपको लर्न रखनी है। यहाँ से देखिएगा इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन आप लोग इस तरीके से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले इसमें एक थ्योरम है जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो ये थ्योरम आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व, यानी कि कोई भी एक सेंट्रल ऑर्बिट जो होता है वो एक क्या होता है, प्लेन कर्व होता है। तो उसे प्लेन कर्व ऐसे होता है और सेंट्रल का ऑर्बिट भी तो कुछ इसी तरीके से होता है। तो वही कहा गया है कि इसको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ओ बी दी सेंट्रल ऑफ फोर्स, कोई भी ओ क्या है, सेंट्रल ऑफ फोर्स है। लेट ओ इज दी ओरिजिन, ओ बी दी सेंट्रल ऑफ फोर्स और ओ इज दी ओरिजिन ऑफ वेक्टर्स, एंड ऑल्सो लेट पी बी दी पोजीशन ऑफ क्या है, पार्टिकल एट एनी टाइम टी पर इन दी सेंट्रल ऑर्बिट, किसी भी सेंट्रल ऑर्बिट में किसी टाइम टी पर कोई भी पार्टिकल का जो पोजीशन है वो क्या है, पी है। ये हम लोगों ने अपनी तरीके से लेट कर लिया हुआ है, लेट कर लेंगे। फिर से क्या लेट करेंगे, ओ पी वैक्टर इज इक्वल टू आर के बराबर है, आर वैक्टर के, देन डी टू आर वैक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज दी, ये क्या है आपका एक्सेलरेशन है वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर है। ओके, ये आपका एक्सेलरेशन, ये पोजीशन वेक्टर दिया गया है। तो ये दोनों आप लोग ये सभी अपनी तरीके से लेट कर लेंगे। तो यहाँ से आगे देखिएगा आप लोग, अब क्या करना है, व्हेन एक्सेलरेशन वेक्टर डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज पैरेलल टू आर वेक्टर, क्या हो जाएगा, जब पैरेलल हो जाएगा आर वेक्टर के, देन तब डी टू आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों जब पैरेलल होंगे तो ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। जहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है ये कोई प्लेन कर्व है, यहाँ से हम लोगों ने एक ड्रॉ किया प्लेन जो कि ये आर वेक्टर को डिनोट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर क्रॉस आर इस वैक्टर प्लस, अब क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, डी टू आर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, आर डी आर अपॉन डी टी मल्टीप्लाई बाई डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये यहाँ से आया हुआ है। डी आर वैक्टर अपॉन डी टी क्रॉस डी आर वैक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 के होता है। क्योंकि यहाँ से ये आपको लर्न रखना है, डी अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं डी अपॉन डी टी को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो डी आर क्या बचेगा अंदर, तो डी आर अपॉन डी टी वैक्टर, यहाँ पर मैं भूल जा रही हूँ बोलना, तो आप लोग समझ जाइएगा कि वैक्टर है क्रॉस आर वैक्टर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये इधर जाएगा तो केवल इतना बचेगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, क्योंकि यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट होगा तो एक कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो ए हो जाएगा यहाँ से डी आर अपॉन डी टी क्रॉस में क्या हो जाएगा, आर, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म बचेगा जो कि ये क्या है, कांस्टेंट है, ए है। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड, अब क्या ले लेंगे हम लोग, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे बोथ साइड में, तो डॉट विथ आर वेक्टर के साथ में, तो आर डॉट ये इस इधर भी हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इधर भी डॉट प्रोडक्ट लेंगे, हो गया ना। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो सॉल्व करने पर आ जाएगा वो ये जो होता है वो कैसा होता है, ये 0 के बराबर होता है। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर, ये लर्न करनी होगी आपको कि ये वैल्यू 0 के बराबर होती है। तो आर इंटू डॉट केवल बचेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। सो
हम लोगों को पता चल गया कि क्या कोई भी जो प्लेन कर्व होता है वो कैसा होता है, जो कोई भी सेंट्रल ऑर्बिट एक प्लेन कर्व होता है। तो सो आर इज दी परपेंडिकुलर टू दी कांस्टेंट ए, हिंस वी कैन से दैट अ सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व। यही हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सिंपल सा था, ज़्यादा कुछ नहीं। टर्म्स थे जो 2-3 वो याद रखने वाले थे। यहीं से अगर ये याद हुआ ना तो सारे हो जाएंगे आराम से। तो ये यहाँ पे ये प्रूफ एक ही थ्योरम है इसमें, जो कि एग्ज़ाम में आता है। इस चैप्टर से ये केवल एक ही थ्योरम है जो कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं बता दूंगी आप लोगों, 1-2 करा दूंगी और क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप लोग अगर सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो वही 2 क्वेश्चन करके जाइएगा, बहुत है। तो यहाँ से देखिएगा, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स टूवर्ड्स द पोल अंडर विच द फॉलोइंग कर्व्स आर डिस्क्राइब। तो यहाँ से केवल आपसे एक टाइप के, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि ये इसका क्या लॉ ऑफ फोर्स को निकालना पूछा जाता है, यानी कि ये कोई भी यही चीज़ पूछा जाता है, लॉ ऑफ फोर्स निकालिए। किसी भी क्वेश्चन का लॉ ऑफ फोर्स निकालने को बोला जाता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे गिवन होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है। आर इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा कॉट अल्फा, यही क्वेश्चन है। पूरा क्वेश्चन यही है, सेम ए टू जेड क्वेश्चन छपते हैं एग्ज़ाम में ये। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आर को हम लोगों को पता है, अभी हमने बताया आपको कि आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 1/u लिख सकते हैं। तो 1/u इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा इंटू कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। तो u यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या इसको अगर 1/a लिख देते हैं तो u यहाँ पर हम लोगों का u इज इक्वल टू 1/a ई टू दी पावर माइनस का थीटा कॉट अल्फ़ा आ जाएगा। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हम u का इधर करते हैं और u की वैल्यू को निकालते हैं तो ये पूरी टर्म इधर चली आएगी, है ना, ये पूरी टर्म इधर चली जाएगी, केवल u की वैल्यू बचेगी। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो ए हम लोगों ने अपॉन को इधर पहुँचा कर 1/a कर दिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम अब इसी को क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखिएगा, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, बस डिफ्रेंशिएट करके फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, फोर्स निकालने को पूछ रहा था। ओके, तो कैसे देखिएगा, पी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन फोर्स नाम दिए थे ना पी को। तो 1 यहाँ से देखिएगा, अब डिफ्रेंशिएट करें, डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/a ई टू दी पावर माइनस का थीटा कॉट टी अल्फ़ा हो जाएगा। माइनस का कॉट टी अल्फ़ा, ये क्योंकि ये अनदर टर्म है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कॉट अल्फ़ा है। तो कॉट अल्फ़ा एक अल्फ़ा क्या है, अनदर टर्म है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो माइनस का कॉट अल्फ़ा आ जाएगा। ओके, यहाँ से आ गया ना। अब देखिएगा, अब डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का यू हो जाएगा। अब यू कहाँ से आया वो देखिएगा, क्योंकि ये पूरी टर्म क्या थी, यहाँ से देखिए पूरी टर्म मिल रही है ना, तो ये यू के इक्वल थी इसीलिए यू आया। यहाँ पर ये केवल है क्या, कॉट अल्फ़ा, माइनस का आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस का कॉट अल्फ़ा है। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, या क्या आ जाएगा, माइनस का कॉट अल्फ़ा डी यू अपॉन डी थीटा आ जाएगा। तो डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ से यू हो जाएगा और कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड यहाँ पर लगा है, नहीं फर्स्ट सेकेंड नहीं लगा है। यहाँ से देखिएगा, ये आपका कांस्टेंट है और यहाँ से ये जो है आपके डी यू अपॉन डी थीटा, इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है तो वो लगा देंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से u और कॉट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा हो जाएगा। नाउ वी हैव, हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है, p इज इक्वल टू, क्योंकि ये देखिए जो क्वेश्चन गिवन है आपका वो किस फॉर्म में गिवन है, थीटा और आर के, यानी कि ये कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है, थीटा आर के फॉर्म में गिवन है। तो अगर थीटा और आर के फॉर्म में, यानी कि पोलर फॉर्म है,
पी और आर के फॉर्म में गिवन होगा तो वो थीटा आर यानी पोलर ही फॉर्म है ना। तो यहाँ से देखिए P इज इक्वल टू पोलर फॉर्म वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब यहाँ से P इज इक्वल टू ये लिखेंगे एंड इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे ये यहाँ से। तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ से देखिएगा u यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है, तो u क्यूब हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से ये हो जाएगा, इसको हम कॉसेक स्क्वायर अल्फ़ा लिखते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिएगा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/r लिख सकते हैं और क्यूब है तो क्यूब हो जाएगा कॉसेक से। P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/r का क्यूब, यानी P r 1/r क्यूब की क्या है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही ये टर्म आ जाएगी, ये पूरी ये टर्म कांस्टेंट हो जाएगी ये। सो द लॉ ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, वेरिसेस, किसकी वेरिसेस हो जाएगा 1/r क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। ओके, तो यही हो जाएगा आपका पूरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो या फिर कह दे लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए या फिर डायरेक्ट ये इक्वेशन दे दे, तो आपको समझ जाना है कि इसमें यही करना है। आर और थीटा के फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा, अगर इक्वेशन दे दिया और सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। और अगर लॉ ऑफ फोर्स कह दे रहा है तब तो आप समझ ही जाएंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। समझ गया ना कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूरे बनते हैं आपके। अब देखिए ये टाइम नहीं है, काफ़ी लेंदी हो जाएगी वीडियो क्योंकि सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। तो ये सेम आपका सेम चीज़ यही है, यहाँ से देखिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप लोग लगा सकते हैं खुद से क्योंकि ये सेम उसी तरीके से लगेगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए एक बार। इसमें भी देखिए वही फॉर्मूले का यूज़ किया गया है, वही चीज़, सारी चीज़ें वही हैं। ये देख रहे हैं ना सभी, ये इसमें भी फोर्स निकालना है, लॉ ऑफ फोर्स। अब देखिएगा ये थर्ड क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी उसी तरीके से होगा। एक बार मैं समझा देती हूँ जल्दी जल्दी। तो यहाँ से देखिए ये पाथ का इक्वेशन दिया गया है, इसमें लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। तो आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/u लिख सकते हैं, पावर n में है तो पावर n, यहाँ से ए टू जेड लिखेंगे ये। देन यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यू एन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए यू एन, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा यू एन ए एन हो जाएगा और कॉस एन थीटा हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। अब टेकिंग लॉग, हम दोनों साइड लॉग ले सकते हैं क्योंकि ये जब पावर्स में क्वेश्चन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड लॉग लेते हैं। समझ रहे हैं, जब क्वेश्चन पावर में एन हो तो हम लॉग लेते हैं। तो लॉग क्या हो जाएगा यू एन ए एन इज इक्वल टू लॉग कॉस एन, दोनों साइड लॉग ले लिए। अब सेपरेट कर देंगे लॉग को लगाकर, तो यहाँ से एक फॉर्मूला लगेगा, इनटू में है तो प्लस में तोड़ देंगे हम लोग और यहाँ से ए टू जेड हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा पावर में है ना तो एन हमारा आगे आ जाएगा, लॉग यू हो जाएगा, ये हमारा भी फॉर्मूला होता है। प्लस यहाँ पर देखिए पावर में है तो ये आगे आ जाएगा, लॉग ए हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग कॉस एन थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 1 टाइम एंड सेकेंड टाइम। एक टाइम करेंगे तो हमारा डी यू अपॉन डी थीटा माइनस का यू टेन एन थीटा के इक्वल आ जाएगा। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दिस टर्म आ जाएगी आपकी ये टोटल, तो डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू टेन स्क्वायर एन थीटा माइनस का एन सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये सभी आप लोग देखिए अब करते आ रहे हैं, टाइम नहीं है तो हम जल्दी जल्दी समझा रहे हैं, बस टर्म्स बताते जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए कर लीजिएगा। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई हैं, अब हम क्या करेंगे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो फॉर्मूला जो है वो पोलर फॉर्म में है, तो P इज इक्वल टू यहाँ से देखिएगा स्क्वायर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। अब सारी वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट पहले लीजिए आप लोग। सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें यहाँ से ये मिलेगा। अब सेक एन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए सेक एन थीटा को हम लोग 1/un लिख सकते हैं क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में निकाला है, क्योंकि ये इसके इक्वल था। अब कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं, तो कॉस को 1/sec लिखा जा सकता है, तो 1/sec को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/un थीटा। ओके यहाँ से ये लिख दी, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको यहाँ से देखिएगा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर का टर्म नीचे का टर्म। देन यहाँ से क्या करेंगे हम लोग u को 1/r लिख सकते हैं, अगेन हम u को 1/r लिख सकते हैं क्योंकि ये r को हम 1/u लिखते थे और u को भी हम 1/r लिख सकते हैं।
ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये और यहाँ से एच स्क्वायर, ये इज इट इज़ हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, तो आर 2n माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये इन्वर्स में है, ये ऊपर जा सकता है, तो यहाँ से ए स्क्वायर 2n बच जाएगा। तो पी किसके इक्वल प्रोपोर्शनल है, इसके आर के, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स आपके कांस्टेंट हो जाएंगे, केवल जो पी और आर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, पाथ लॉ ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हेंस लॉ ऑफ फोर्स वेरीज डायरेक्टली इज दी, डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रही है, आर टू द पावर 2n माइनस 3 पावर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पोल। यही है हमारा इसका आंसर, ये आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसको भी अपने से लगाने का प्रयास कीजिएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आ जाएगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख के समझिएगा अपने से। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2AP, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। तो हम P को क्या लिख सकते हैं, 1/, पहले तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, H का स्क्वायर अपॉन का क्या होता है, P का क्यूब होता है, DP अपॉन DR होता है। ये फॉर्मूले से हम लोग जानते हैं, तो इसी फॉर्म में कुछ हम बनाएंगे पहले। तो यहाँ से देखिए आर और पी के फॉर्म में दिया गया है, तो आर और पी के फॉर्म में हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लिख लिए। अब 1/p हम लोग निकालेंगे पहले 1/p, क्योंकि यहाँ पर p क्यूब है तो 1/p के फॉर्म में है, तो पहले 1/p निकालेंगे। तो यहाँ से 1/p निकाले इस क्वेश्चन से, तो 2a/r² आ गया। तो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग बोथ साइड, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों का। तो यहाँ से देखिएगा 4a² आ गया, 4r⁴ और यहाँ पर स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पर 1/p³ आ जाएगा, dpr/dr हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस टर्म आ जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे h² ऑन बोथ साइड, तो ये टर्म आ जाएगी हमारी। वी नो दैट, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू H² dp/dr, ये पैडल फॉर्म का फॉर्मूला है। तो P इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग देखिएगा ये टर्म जो हमारी आई है इसके इक्वल आई है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो यहाँ पर पुट करेंगे या देन हमारी ये P जो हो जाएगी वो डायरेक्टली यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी या r⁵ के। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अपने से कीजिएगा। ओके, इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी अपने से करने का प्रयास करिएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल सी क्या दिया गया है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, लिख लीजिए एक बार, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, डिफ्रेंशिएट कर देंगे आर के रिस्पेक्ट में। आर के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म मिलेगी ये, और मल्टीप्लाई करके हम लोगों को इस टर्म का बनाना है, इस टर्म की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। पहले पैडल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन में जो दिया गया है उसी को हम लोग किस फॉर्म में तोड़ते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला लर्न होगा तभी समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे। तो ये पहले हम लोग पहले से ही निकाल लेंगे, यही हम लोग ऊपर यानी कि जो क्वेश्चन में इक्वेशन दिया गया है उसी से ये वाली टर्म हम लोग को निकालना है, ये हमें ध्यान में रखना है। तभी हम लोग चाहे मल्टीप्लाई करें, जोड़ घटाना कुछ भी करके ये पूरी वैल्यू हमें लानी है। तो इस पूरी वैल्यू का वैल्यू लाएंगे, फिर हम जानते हैं इक्वेशन, ये पूरी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा सॉल्व हुआ है, यहाँ से जो वैल्यू आई है इतनी आई है AH²। हम P को क्या लिख सकते हैं, P² को लिखा गया है AR, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था P² इज इक्वल टू AR। तो यहाँ से हम लोगों ने P की जगह पर AR रखा, क्योंकि हमें P और R के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर R तो है नहीं, इसीलिए हम P को क्या करेंगे, R में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये पैडल फॉर्म का फॉर्मूला PR में होता है। तो यहाँ से देखिएगा तो H², क्योंकि ये PR का कॉम्बिनेशन है, PR हमारा सभी में आना चाहिए, तीनों में, चाहे वो पैडल फॉर्म हो चाहे पोलर फॉर्म हो। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये सेकेंड टाइप है इस क्वेश्चन, ये चैप्टर का सेकेंड टाइप क्वेश्चन कैसे पूछेगा।
सेम वही तरीका है करने का, बस टाइप चेंज हुआ है। तो अ पार्टिकल डिस्क्राइब दी कर्व, कोई भी पार्टिकल दिया गया जिसका कर्व, वहाँ पर डायरेक्ट आपको कर्व दिया रहता था, यहाँ पर थोड़ा थियरी में लिख कर दिया गया कर्व है। ओके, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, ये आपका कर्व दे दिया गया है। अंडर अ फोर्स टू दी अ पोल फाइंड दी अ लॉ ऑफ फोर्स। देखिए सेम चीज़ है, चाहे तो वो डायरेक्ट इक्वेशन ही दे दे या चाहे तो इतना लिख कर दे, तो सेम वैसे ही आपको लगाना है इसको भी। तो यहाँ से इक्वेशन हमें दी गई है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, इसको हम लोग पहले यू में चेंज करेंगे, तो 1/u स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। एंड इसको अब देखिए मल्टीप्लाई क्रॉस कर दिएंगे, तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू ए यू स्क्वायर ही आ गया। अब पावर्स में जब होंगे तो हम लोग क्या कहे थे कि हम लोग अगर पावर्स में दिया गया है आपका इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगर u और a आपका पावर में है तो ये जान जाइए कि दोनों साइड log लेकर सॉल्व होगा, इतना दिमाग में रखिएगा। फिर log a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये वाली टर्म हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं log a स्क्वायर log u स्क्वायर प्लस log cos टू थीटा, क्योंकि 3 टर्म है तो 3 वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेटली ये डिवाइड कर दिए, तो log 1 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल में। तो यहाँ से ये पावर्स को फिर आगे लेकर आएंगे पावर को, और log a यहाँ से इस टर्म में डिवाइड कर दिए, फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में 1 टाइम, एंड सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन 1 टाइम की है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारी है। यहाँ से देखिएगा डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू यू टैन टू थीटा आ गया। अब अगेन डिफ्रेंशिएशन इसको करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2u सेक थीटा स्क्वायर सेक स्क्वायर टू थीटा प्लस 4 टैन स्क्वायर टू थीटा, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। हमें फॉर्मूला पता ही है, p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस डी यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। अब देखिएगा आप लोग ये समझिएगा कब ये फॉर्मूला लग रहा है, कब पैडल वाला, कब पोलर वाला फॉर्मूला लग रहा है। जब आर और थीटा के फॉर्म में इक्वेशन आपको क्वेश्चन दिया गया हो, आर और थीटा के फॉर्म में, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पोलर वाला। जब आर और पी के फॉर्म में दिया हो या आर और पी और आर के फॉर्म में दिया हो, तो वो उसमें हम कौन सा, जब क्वेश्चन ही आपका गिवन किस में हो, पी और आर के फॉर्म में हो, तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम पोलर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अरे सॉरी पैडल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए हम जानते हैं पहले से ही ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर सभी की वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए सॉल्व हुआ है, वैल्यूज़ पुट की गई हैं, सभी वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ से देखिए इतना आया हुआ है। अब इसको हम लोग सेक स्क्वायर टू थीटा को किस में चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 से हम लोग निकाले हुए हैं, तो a स्क्वायर आर स्क्वायर का होल ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि सेक टू थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, a अपॉन आर के इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, इसका होल ऑफ द स्क्वायर है तो होल ऑफ द स्क्वायर। इक्वेशन ये फर्स्ट से आया, फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या गिवन है, यहाँ से आप इसको इक्वेशन फर्स्ट लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आ जाएगा वैल्यूज़, यहाँ से देखिए निकाला गया है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सेक कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक टू थीटा लिख सकते हैं। अब सेक टू थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे, देन 3h स्क्वायर यू क्यूब a टू दी पावर 4 हो जाएगा, r टू दी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से u को हम 1 अपॉन r में कन्वर्ट कर सकते हैं, r यहाँ पर 3 और 4 7r हो जाएगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर्थ पावर 7 की। यही हमें प्रूफ करना था, आ गया हमारा लॉ ऑफ फोर्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एक तो उस टाइप डायरेक्ट आपसे इक्वेशन दे के ये लॉ ऑफ फोर्स पूछेगा, या फिर इस कुछ प्रॉब्लम्स में देकर तब आपका लॉ होगा। यही 2 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, इन्हीं 2 में से आपका एक क्वेश्चन फंसने वाला है, इतने जितने क्वेश्चन कराए गए हैं अभी। यही अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो इसी में से एक, या जो फर्स्ट वाला आया था वो, या फिर ये वाला, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्हीं दोनों में से एक पूछेगा आपसे। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश हुआ। एक क्वेश्चन और है, अगर आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपका मन। ये देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कर्व दिया गया है, इसको क्या करना है देखिए मैंने किया हुआ है, आप लोग समझ लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बस अगर फॉर्मूला लर्न है तो ये चैप्टर एकदम धुआं है। ओके,
तो आई होप ये चैप्टर्स कम्प्लीटली एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। जहाँ कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट किया करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हम प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं।